60,000, यहाँ 90,000, यहाँ 60,000, नेट पेड माइनस 10, नेट पेड कितना 1 लाख माइनस 10% ऑफ बेसिक, 10% इसका कितना 12,000, 1 लाख माइनस 12,000, 88,000। ये तो क्या फर्स्ट वाला कितना हो गया? एक्चुअल चार्ज सिर्फ 90, सेकंड 50% ऑफ बेसिक 120 का 50 60,000, थर्ड रेंट पेड 1 लाख माइनस 10% ऑफ बेसिक 8। तीनों में सबसे कम कौन सा? 60,000। अभी क्लियर है? कुछ डाउट हो गया? समझ में आया? नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया? सब 20 से एक-एक करके धीरे-धीरे बोलिए। धीरे-धीरे। सैलरी कितना है? 1,20,000। चार्ज 9,000 रेंट पेड 1,00,000 10,000। एचआरए कितना मिला उसको? 90 90 50% ऑफ बेसिक सैलरी कितना है? सैलरी अगर 1,20,000 60 बाई 2 60 60,000। रेंट पेड कितना हुआ? 120। ठीक है, रेंट पेड कितना हुआ? 120 का 10% 12,000। रेंट पेड 1 लाख है, 1 लाख माइनस 10% ऑफ सैलरी 12,000, 1 लाख माइनस 12,000 कितना हुआ? 58। अभी 1 लाख में 12,000 माइनस करेंगे कितना आएगा? $88,000 आ गया। तीनों में सबसे कम कौन सा? 60,000। ठीक है, इसमें डाउट है? आंसर क्या होगा? आंसर होगा ना 60,000। ठीक है, एक और पे ये सर एचआरए कितना है? 120। बेसिक कितना होगा? 290 बाई 2 है ना। बेसिक कितना है? 2,90,000। इसका 50% डिवाइडेड बाई 2 1,45,000। हाँ ठीक है, थर्ड में क्या रेंट पेड कितना है? 2 लाख माइनस 10% ऑफ सैलरी कितना हुआ? 290 अगर सैलरी 10% उसका कितना हुआ? लास्ट एक जीरो हटा दीजिए, जीरो हटा कितना बचा? 29,000। रेंट पेड हो गया 2 लाख माइनस 29,000 कितना आया? 171। अभी तीनों में लोएस्ट सबसे कम कौन है? लोएस्ट कौन है? 120 के आंसर क्या होगा? 120। अब एक खुद से बनाइए, ठीक है?
50% ऑफ बेसिक 2,95,000 पढ़ में ठीक है आंसर क्या होगा तीनों में सबसे कम 151 अभी कुछ डाउट इसमें नहीं आंसर हो जाएगा 151 ठीक है देखो क्या होगा इसका आंसर सब कुछ एग्जाम्स एग्जाम्पल नहीं होगा ठीक है HRA रिसीव 3 लाख 50% ऑफ बेसिक 590 का 50 कितना आ रहा था 295 लास्ट वाले में रेंट पेड 50,000 माइनस 10% ऑफ बेसिक 50 माइनस 59 नेगेटिव आ रहा है आंसर क्या हो जाएगा 0 ठीक है ठीक है डाउट रियलिटी है इसमें कुछ डाउट है नहीं ना ठीक है HRA में किसको डाउट नहीं है नेक्स्ट टॉपिक करते हैं 50 का आंसर दे दो 50 वाला ऑप्शन हाँ हाँ सबके खुद से कैलकुलेट कर पा रहे हैं बेचारे उधर है हो रहा है ठीक है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं HRA तक किसी को कुछ डाउट नहीं है ना नेक्स्ट टॉपिक है लीव ट्रैवल अलाउंस
लीव ट्रैवल अलाउंस, नाम से क्या पता चल रहा है? एम्प्लॉय जो है लीव लिया होगा, लीव लेके क्या कर रहा होगा? घूम रहा होगा, ट्रैवल कर रहा है, उसको रुपया मिलेगा। लीव ट्रैवल का उसको जो भी अलाउंस मिला है, अलाउंस कौन सा? अगर कोई फॉरेन ट्रिप में गया है तो मिलेगा नहीं, ठीक है। ये जो एग्जेम्पशन है दिस इज ओनली अवेलेबल फॉर ट्रैवल विद इन इंडिया। अगर वो छुट्टी लेके अगर इंडिया के अंदर ही घूम रहा है उसका लीव ट्रैवल अलाउंस है, ठीक है। कौन कौन से खर्चे पे मिलेगा? ट्रैवल एक्सपेंसेस, कितना जो एक्चुअल उसका कॉस्ट हुआ या फिर जितना उसको मिला है, जितना वो खर्चा किया जो उसका एक्चुअल कॉस्ट हुआ या फिर जितना रुपया उसको मिला, दोनों में जो भी कम लो है, ठीक है। The exemption related to actual cost or LT amount received whichever is lower. ट्रैवल कौन कौन कर सकता है? अकेले भी घूम सकता है और किसके साथ घूम सकता है? कश्मीर जाएगा उसका ही मिल जाएगा। ट्रैवल का इंक्लूड एम्प्लॉय एंड देयर फैमिली, फैमिली में कौन कौन? चाचा के साथ घूमने के मिलेगा? किसके साथ मिलेगा? वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स बिकम डिपेंडेंट पेरेंट्स। अगर पेरेंट इंडिपेंडेंट है, खुद का कमा रहे, खुद का खर्चा उठा रहे तो नहीं मिलेगा। डिपेंडेंट पेरेंट्स एंड सिबलिंग, ठीक है। डिपेंडेंट सिबलिंग, अगर सपोज उनकी सिस्टर का शादी हो गया, अगर सपोज सिस्टर का शादी हो गया वो अपने हस्बैंड के साथ रह रही है, डिपेंडेंट है? नहीं मिलेगा, सिस्टर को लेके क्या मिलेगा? कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? 4 साल में 2 बार, ठीक है। कोई भी 4 साल में 2 बार वो क्लेम कर सकता है, ठीक है। इसमें 4 साल कौन सा? कोई भी 4 ब्लॉक ऑफ ईयर्स में 2 साल देखेंगे। अगर सपोज लास्ट ईयर क्लेम किया, लास्ट ईयर और लास्ट ईयर क्लेम किया, इस साल क्लेम कर पाएगा? नहीं, 4 साल में 2 ही बार क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज वो कहाँ गया, सपोज जैसे कश्मीर गया भुवनेश्वर से, तो यहाँ से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसका मिलेगा, पूरा घूम घूम के गया तो नहीं मिलेगा, ठीक है। भुवनेश्वर से सपोज गया तमिलनाडु, तमिलनाडु से गया फिर गुजरात, गुजरात से फिर गया दिल्ली, दिल्ली से फिर गया तो मिलेगा? क्यों? उड़ीसा कहाँ पर है? ईस्ट साइड में, पूरा ईस्ट में पूरा साउथ गया, साउथ से वेस्ट गया, वेस्ट से फिर नॉर्थ गया, नहीं मिलेगा। शॉर्टेस्ट रूट द डेस्टिनेशन, ठीक है। उसके पास क्या होना चाहिए? ट्रैवल किया तो उसका प्रूफ होना चाहिए ना, ट्रैवल किया, ठीक है। घूमने कब जा सकता है? या तो लीव लेके जाएगा, ऑफिस में काम करते करते नहीं जाएगा ना, छुट्टी लेके जाएगा ड्यूरिंग द लीव, रिटायरमेंट के बाद, या फिर उसको जॉब से निकाल दें, टर्मिनेशन, जॉब से निकाल देना, सर्विस उसका खत्म हो गई। अगर फ्लाइट से गया तो बिजनेस क्लास का मिलेगा अलाउंस? नहीं, कौन सा क्लास का मिलेगा? इकोनॉमी क्लास, ठीक है। ट्रेन से गया तो फर्स्ट एसी तक का मिलेगा, ठीक है। एक्चुअल एक्सपेंसेस और फर्स्ट एसी वेरीफाई। अगर सपोज उस जगह पे ट्रेन नहीं जाता फिर किससे जाएगा? बस से। रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट, अगर कुछ वैसा रिकॉग्नाइज्ड जैसे गवर्नमेंट का बस चलता है वो क्या हो गया? रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर वैसा कुछ है तो कितना मिलेगा? उसका जो फर्स्ट क्लास या डिलक्स क्लास का जो बस है, ठीक है। अगर वो भी कुछ भी नहीं है तो, अगर कुछ भी नहीं है तो फर्स्ट क्लास एसी में जो जाता है, अगर सेम डिस्टेंस का जितना भी रुपया लगता है, जो ट्रेन का भाड़ा फिक्स है ना, तो एसी टिकट का शॉर्टेस्ट रूट का जो उतना भाड़ा लगता है, जितना डेस्टिनेशन का, जितना किलोमीटर को कवर किया उतना का मिलेगा। तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सीधा पूछना है कि आपका लिबरल अलाउंस कितना है, कितना तक का आप खर्चा दिखा सकते हैं ट्रैवल मौसम में, ट्रैवल का जितना खर्चा दिखाएगा उतना ही उनको एग्री करेगा। और इसमें नॉट फॉर एनी ट्रैवल रिलेटेड एक्सपेंसेस, जो ट्रैवल कर रहा है तो कहाँ
कहाँ रहेगा, रोड पे? नहीं, क्या करेगा? पहुँच के सबसे पहले क्या करेगा? कहाँ जाएगा? होटल जाएगा। होटल का मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद खाना खाएगा, उसका मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसका मिलेगा, सुनता मिलेगा। कॉल कर, एक कॉल कर लेते हैं, क्लास खत्म होगी, क्लास के बाद कॉल करते हैं। सर आने का? हाँ, आने का नहीं? जाने आने का ट्रैवल कॉस्ट जाएगा तो वापस भी तो आएगा ही। वही तो जाएगा तो रहेगा ही ना, होटल में ले रहा है। क्या पता झगड़ा चला वहीं से ठीक है। यहाँ तो पूछ रहा हूँ, ये पार्शियली टैक्सेबल, ठीक है। ये उतना याद करने की जरूरत नहीं, जब भी एक बार ऐसे देख सकते। चिल्ड्रन एजुकेशन बोल रहे थे ना, कितने बच्चे? कितना रुपया? 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड, ठीक है। अगर बच्चे नहीं है तो क्लेम कर सकता है? बच्चे नहीं तो कैसे क्लेम करेगा? जितने बच्चे उतने चाइल्ड 100 रुपीज पर मंथ, ठीक है। अगर बच्चा उसका हॉस्टल में रह रहा है तो मिलेगा? कितने बच्चे? 2 बच्चे, कितना रुपया? 300 पर चाइल्ड। 2 बच्चा है तो 600 रुपया पर मंथ, तो 600 × 12, ठीक है। अगर कोई फिजिकली डिसेबल्ड है, ठीक है, तो कोई जैसे फिजिकली डिसेबल्ड है तो नहीं है, जैसे कि ब्लाइंड, अंधा, बहरा, गूंगा, या फिर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, कितना रुपया? 32 रुपया पर मंथ। ये सब अलग अलग है, ये सब याद नहीं करने से चलेगा, उतना ज़्यादा कॉमन नहीं है ना। ये तो जिसका सपोज कोई अंडरग्राउंड कोई माइंस में काम कर रहा है उसको मिलेगा, कोई ये सब एरिया में काम कर रहा है उसको मिलेगा। ये सब तो उतना याद नहीं करने से चलेगा, बट मेन जो है वो है HRA और LTA। इसके पहले जो तो किया है HRA और LTA, ये दो थोड़ा LTA तो याद करने जैसा कुछ है ही नहीं, उसमें तो अमाउंट पूछा नहीं ना, एक्चुअल जो एक्सपेंसेस है और जो उसको मिला, दोनों में whichever is low। और HRA का वो फॉर्मूला याद करना है। अभी यहाँ तो कुछ डाउट? क्लास को नहीं मिला ना, बोला फिर ठीक है, स्टार्ट करें। नेक्स्ट टॉपिक है, अभी और 3 टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे, ग्रेजुएटी, पेंशन और लिविंग कैश, ठीक है। ग्रेजुएटी क्या होता है? अगर कोई एम्प्लॉय कोई कंपनी में बहुत साल से काम कर रहा है, उसको कुछ मिलना चाहिए ना, कुछ रिवॉर्ड, कुछ अप्रिशिएशन, उसको बोलते हैं ग्रेजुएटी। कब मिलेगा? जब भी मिलेगा, जब वो छोड़ रहा है उस समय उसको एग्जेम्पशन मिलता है, ठीक है। ग्रेजुएटी जो भी अमाउंट उसको मिला है कौन देगा? एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को, जो हम बोले कुछ साल तक कंटिन्यूस सर्विस दे रहे हैं। कितना साल? स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ कंटिन्यूस सर्विस 5 years, ठीक है। कितना अमाउंट आएगा? उसके सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है कितना उसको एग्जेम्पशन मिलेगा, ठीक है। सैलरी अमाउंट के ऊपर कितने साल वो वहाँ पर रहा उसके ऊपर। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जितना मिला सब एग्जेम्प्ट, ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो जितना भी मिलेगा सब फुली एग्जेम्प्टेड, ठीक है। ग्रेजुएटी अमाउंट पहले क्या करेंगे? ग्रेजुएटी जितना मिला उसको इनकम ऐड करेंगे, फिर उसके बाद जो एग्जेम्पशन उसको लेस करके फिर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर भी वही, जितना गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो पूरा एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है।
नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को उसका कैलकुलेशन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। अभी ग्रेजुएटी दो टाइम पे मिल सकता है, कब कब, जब वो काम कर रहा है उसी समय मिलेगा, या फिर काम छोड़ के उसके बाद मिलेगा। अभी जब टर्मिनेट करा तो लास्ट मंथ में मिलेगा, ठीक है। जब ड्यूरिंग द सर्विस मिल रहा है, सपोज कोई बहुत पहले से काम कर रहा है तो उसको बीच में भी कुछ बेनिफिट, कुछ एप्रिशिएशन देना चाहिए ना। तो अगर ड्यूरिंग द सर्विस मिल रहा है तो क्या होगा, फुली टैक्सेबल, ठीक है। बट अगर सर्विस छोड़ दिया तो उस समय अगर मिल रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पूरा एग्जम्प्ट है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एग्जम्पशन लिमिट जो ग्रेजुएटी एक्ट के अंदर कवर हो रहा है, ठीक है, उसका एग्जम्पशन लिमिट है 20 लाख या फिर जितना मिला, या फिर 15 डेज का सैलरी डिपेंडिंग ऑन कंप्लीटेड ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर। इसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो बता देगा। जो उसका लास्ट सैलरी है, ठीक है, लास्ट ड्रॉन सैलरी, लास्ट मंथ तो उसका सैलरी देख लेंगे कितना है लास्ट ईयर का, कि कितना सैलरी को ड्रॉप किया। सपोज 10,000 को ड्रॉप किया, 10,000 पर मंथ को ड्रॉप कर रहा है, 15 डेज सैलरी मतलब कितना हुआ, 30 डेज का। अगर 10,000 ड्रॉप किया 5,000 हुआ। कितना साल वो उस कंपनी में काम किया, सपोज 10 साल 2 महीना काम किया, 5,000 इंटू 10 साल 2 महीना, तो वहाँ पर राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। 6 महीने से ज़्यादा होगा तो +1, 6 महीने से कम होगा तो डेसिमल को इग्नोर कर देंगे। 10 महीना, 10 साल 2 महीना काम किया तो इंटू कितना होगा 10, 10 साल 7 महीना काम किया तो 6 महीने से 11, 5,000 इंटू 11, 5,000 कहाँ से है, जो उसका लास्ट ड्रॉन सैलरी है उसका 15 डेज, ठीक है। यहाँ पर 15 डेज यूज किए, वहाँ पर हाफ मंथ यूज किए, हाफ मंथ को बाई 2 कर देंगे। यहाँ 15 डेज में सपोज अगर फरवरी मंथ का है बाई 22 वैसे करके इसे 15 डेज। इसमें जो सैलरी है लास्ट ड्रॉन सैलरी लेंगे, इसमें जो लेंगे लास्ट 12 मंथ एवरेज सैलरी, जब वो छोड़ रहा है या जब उसका डेथ हो गया, ठीक है, तो उसका वैसे। यहाँ पर कोई सेम चीज है, फ्रैक्शन ऑफ द ईयर इज इग्नोर्ड, ठीक है। यहाँ पर क्या इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ राउंड ऑफ करते थे, 6 से कम है तो इग्नोर करते थे, 6 से ज़्यादा है तो +1 करते थे। यहाँ लिखा फ्रैक्शन ऑफ द ईयर इज इग्नोर्ड। ग्रेजुएटी वालों का हम लोग काम नहीं आएगा, इसलिए इसको इतना डिटेल में नहीं बताया। बस मेन ये देखना है, अगर ड्यूरिंग द सर्विस है तो फुली टैक्सेबल, और अगर छोड़ दिया उसके बाद ज्वाइन किया तो फिर एग्जम्पशन। अगर सपोज उसका डेथ हो गया, ग्रेजुएटी किसको मिलेगा, उसकी वाइफ को या बच्चे लोग को या जो डिपेंडेंट है, तो उनको भी जो मिल रहा है वो भी एग्जाम होगा। ये इसका चार्ट ग्रेजुएटी ड्यूरिंग द सर्विस क्या होगा, टैक्सेबल। अगर सर्विस के बाद मिला, जब वो एम्प्लॉयमेंट छोड़ चुका है उसके बाद मिला, रिसीव एट द टाइम ऑफ डेथ और रिटायरमेंट। छोड़ दिया मतलब क्या है, तो रिटायर हुआ होगा, तो मर गया होगा, सर निकाल दे तो वो तो इसमें चीज इसमें जाएगा। निकाल दिया तो वो भी देखना पड़ेगा ना किस बेसिस में निकाला है। अगर सपोज कोई उल्टा सीधा काम कर रहा होगा तो उसको ग्रेजुएटी कंपनी देगा क्या, ग्रेजुएटी किस लिए दिया जाता है, अप्रिशिएट करने, तो गलत काम को थोड़ी अप्रिशिएट करके उसको रुपया मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, एग्जेम्पशन मिलेगा, रुपया ही नहीं मिला तो एग्जेम्पशन कहाँ से मिलेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पूरा एग्जाम, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पहले देखेंगे एक्ट में कवर है कि नहीं, एक्ट में कवर होगा ऐसे कैलकुलेट करेंगे, कवर नहीं होगा वैसे कैलकुलेट, ठीक है। जितना मिला 20 लाख और दोनों पहला दोनों पॉइंट सेम है, बस एक लास्ट वाले में डिफरेंस है, बट कैलकुलेट करेंगे तो लगभग वही सेम ही आएगा। प्रैक्टिकल के लिए, थ्योरी के लिए तो याद करना पड़ेगा, तो प्रैक्टिकल के लिए उतना याद करने की जरूरत नहीं है, कोई भी याद करके वैसे कैलकुलेट करने से हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मली तीनों में मिनिमम में ग्रेजुएटी एक्चुअली रिसीव्ड आएगा। जब भी आप प्रैक्टिकल में काम करेंगे ना तो 99% केस में ग्रेजुएटी एक्चुअली रिसीव्ड जो है वही सबसे लोएस्ट होगा। बट
थ्योरी के लिए मैंने बता दी 20 लाख उतना ज़्यादा एप्रिशिएट भी करता नहीं तो करता है इतना ज़्यादा एप्रिशिएट उतना मिलेगा नहीं उसको प्रैक्टिकल में बता है मिल भी सकता है इसलिए 99% इसलिए ये सब जो कैलकुलेशन है ना वो पर कुछ फायदा है नहीं क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल के लिए पढ़ रहे टाइम भी हम लोग के पास बहुत कम है काफ़ी ज़्यादा सिलेबस खत्म करना है इसीलिए ये सब पे हम ज़्यादा डिटेल पे जा रहे हैं सिंपल देख लीजिएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉई है पूरा एग्जाम करना है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई तो भी कम ही अमाउंट मिला हो जॉब छोड़ दिया तब अगर मिला पूरा एग्जाम अगर जॉब के टाइम में मिला तो फुली टैक्सेबल ठीक है समझ में आया कि डाउट है सिंपल सा चीज़ है ग्रेजुएटी कब मिला जब वो काम कर रहा है तो उसमें टैक्स लगेगा कुछ एग्जाम्पशन नहीं है छोड़ दिया तो एग्जाम्पशन ठीक है पेंशन पेंशन क्या होता है रिटायरमेंट के बाद मिलता है बहुत उनको रिटायरमेंट के बाद भी बहुत बार क्या होता है एक ही बार में मिल जाता है बहुत बार क्या होता है मंथली मंथली पेंशन आता है ठीक है अभी एन्युटी रिसीव फ्रॉम अ प्रेजेंट एम्प्लॉय अभी वो काम कर रहा है काम के साथ साथ उसको पेंशन मिल रहा है उसके इसमें क्या होगा टैक्स है सैलरी ठीक है काम कर रहा है उसी समय उसको मिल रहा है तो सैलरी की जगह सैलरी के साथ ही वो टैक्स हो जाएगा अगर कोई पास्ट एम्प्लॉयर है पुराना जहाँ काम किया था वो अगर कुछ दे रहा है तो इट विल बी टैक्सेबल एज प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी सैलरी वाला पार्ट जब पढ़ा रहे थे वहाँ 3 पॉइंट था ना सैलरी रिक्विसाइट और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी ठीक है तो अगर एन्युटी रिसीव फ्रॉम पास्ट एम्प्लॉयर तो इन लिeu ऑफ सैलरी में जाएगा ठीक है अगर एम्प्लॉयर के अलावा किसी और से मिल रहा है तो कहाँ पर जाएगा सैलरी नहीं है ना वो सैलरी का हम क्या बताया था फर्स्ट पॉइंट क्या था उसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए बट यहाँ पर जो उसको रुपया मिल रहा है अदर देन एम्प्लॉयर कोई और दे रहा है तो सैलरी नहीं है बिजनेस भी नहीं है कैपिटल गेन भी नहीं है हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं है किधर जाएगा अदर में क्यों जाएगा जो भी बच जाता है कहीं नहीं जाता है रेस्टोरेंट का अदर में जाएगा ठीक है अभी जो बोले ना या तो एक बार में बड़ा अमाउंट मिलेगा या फिर मंथली मंथली आएगा ठीक है तो जो पीरियडिक पेंशन पेमेंट्स मिल रहा है मतलब जो मंथली उसको अमाउंट आ रहा है वो क्या उसको बोला जाता है अनकम्यूटेड पेंशन ठीक है कम्यूटेड क्या हुआ एक ही बार में एक बड़ा अमाउंट आ गया सपोज एक ही बार में उसको 50 लाख मिल गया वो क्या हुआ अनकम्यूटेड सॉरी वो हो गया कम्यूटेड और अगर एवरी मंथ सपोज 10,000 आ रहा है वो क्या अनकम्यूटेड अनकम्यूटेड जो होगा हर महीना आ रहा है क्या होगा फुली टैक्सेबल ठीक है हर महीना सपोज 10,000 हर महीना आ रहा है वो क्या है फुली टैक्सेबल एक ही बार में बड़ा अमाउंट आ गया ठीक है एक ही बार में बड़ा अमाउंट आ गया तो उसका स्लैब रेट काफ़ी हाई हो जाएगा ना सपोज अगर 50 लाख मिल गया 30% स्लैब रेट में जा रहा है तो उसमें से 50 लाख को 15 लाख तो उसको फिर टैक्स देना पड़ जाएगा तो इसलिए लमसम वाला जो है उसमें refers to lump sum payment received by converting the right to receive periodic pension payments मतलब कोई अगर बोल रहा है कि नहीं मेरे को मंथली मंथली रुपया नहीं चाहिए आप इसको कन्वर्ट करके एक ही बार में मेरे को देके खत्म कीजिए उस केस में उसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे ठीक है अनकम्प्यूटेड फुली टैक्सेबल मंथली मिलेगा तो टैक्स लगेगा अभी कम्यूटेड में कितना एग्जाम्पशन मिलेगा वो वाला में तो फुली टैक्सेबल कुछ एग्जाम्पशन नहीं है ये दूसरा वाला जो लमसम मिल रहा है उसमें कितना एग्जाम्पशन है गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो फुली एग्जाम ठीक है अगर डिफेंस मेंबर है गवर्नमेंट एम्प्लॉई है लोकल अथॉरिटी है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है वो सब केस में फुली एग्जाम मतलब क्या होगा इनकम में ऐड करेंगे फिर उसके बाद एग्जाम्पशन लेस कर देंगे ठीक है फुली एग्जाम का मीनिंग क्या है इनकम ऐड करेंगे फिर पूरा लेस कर देंगे फुली टैक्सेबल का मीनिंग कुछ भी लेस नहीं करना सिर्फ पूरा ऐड करना पार्टली में पूरा ऐड करेंगे और जितना एग्जाम्पशन उतना लेस करेंगे ठीक है
नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट वाले का तो फुली एग्जेम्प्टेड है। अब जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो प्राइवेट में काम करते हैं, प्राइवेट वाले लोग के लिए क्या है, इसमें भी दो पार्ट में डिवाइड है। एक या तो वो खुद रिसीव करेगा, या फिर अगर उसका डेथ हो गया कौन रिसीव करेगा, फैमिली मेंबर रिसीव करेगा। तो हो गया एम्प्लॉय रिसीव द ग्रेजुइटी, ठीक है। इस केस में 1/3 ऑफ द अमाउंट ऑफ पेंशन वुड हैव रिसीव्ड द एंटायर पेंशन हैज बीन कम्प्लीटेड। इसमें एग्जेम्पशन लिमिट कितना है, कम्यूटेड पेंशन रिसीव डिवाइडेड बाय, मतलब अगर वो बोल रहा है कि मुझे एक ही बार में आप दे दीजिए, ठीक है। ये वाले केस में उसको कब मिलेगा, अगर वो जिंदा है तो उसको कब मिलेगा, बोला मेरे को महीना महीना नहीं एक ही बार में देके खत्म कीजिए, तो वो उसको ऑप्शन होगा ना कि आप 100% उसको कन्वर्ट कर दीजिए, आप 100% एक ही बार में ले लीजिए, या फिर 50% आप महीना महीना एवरी मंथ करके लीजिए, बाकी 50% एक ही बार में ले लीजिए, 70% आप एक बार में ले लीजिए, 30% पीरियडिकली वैसे करके लीजिए। तो कितना वो कन्वर्ट किया है, ठीक है, कम्यूटेशन परसेंट, ठीक है। कम्यूटेशन परसेंट क्या हुआ, वही परसेंट कितना वो कन्वर्ट किया है। तो जितना उसको मिला डिवाइडेड बाय वो परसेंटेज इनटू 100 उसका 1/3। ये सब भी याद करने का जरूरत पड़ेगा, प्रैक्टिकल में इतना काम नहीं आता। अगर ग्रेजुइटी वो रिसीव नहीं किया तो हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ पेंशन एम्प्लॉय वुड हैव रिसीव्ड, एम्प्लॉय वुड हैव रिसीव्ड, तो उसको कितना मिलना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज है तो पूरा एग्जाम्पल exemption to the computed portion not actually half of the pension, ये सब उतना काम नहीं है। ये तो सेम चीज फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन किया। ये सब को इतना डिटेल में हम इसलिए नहीं जा रहे कि टाइम भी कम है और उतना ज़्यादा काम भी नहीं है। लीव सैलरी और लीव इनकैशमेंट, ठीक है। नाम से क्या पता चल रहा है, वो वाला क्या था, लीव ट्रैवल अलाउंस, वो लीव छुट्टी ट्रैवल कर रहा है, ये लीव सैलरी या लीव इनकैशमेंट। मतलब अभी सबको कुछ छुट्टी मिलता है ना, तो जैसे 30 डेज है, आप मतलब महीने में आप 4 दिन छुट्टी ले सकते हैं, महीने में 6 दिन छुट्टी ले सकते हैं। अब अगर सपोज कोई छुट्टी नहीं लिया, उस केस में क्या होगा, अगर किसी को बोला गया आप साल भर में 20 दिन छुट्टी ले सकते हैं, साल भर में वो 10 दिन छुट्टी लिया, उसका 10 दिन जो है, या सपोज साल भर में 15 दिन छुट्टी लिया, तो जो 5 दिन में छुट्टी नहीं ले पाए वो कैरी फॉरवर्ड होगा। सपोज कैरी फॉरवर्ड हुआ तो नेक्स्ट महीना नेक्स्ट ईयर उसका कितना छुट्टी हो गया, 20 जो एक्चुअल वाला और 5 पिछले वाला कैरी फॉरवर्ड, 25 छुट्टी। इसी तरह से वो बढ़ते जाएगा, कैलकुलेट होते जाएगा। जब वो छोड़ेगा, जब वो कंपनी छोड़ रहा है, सपोज उसका 100 डेज का अनअर्न्ड 100 डेज का छुट्टी था जो वो लिया नहीं, उस केस में कंपनी क्या करेगा, उसको बोलेगा ठीक है आप जितना दिन का छुट्टी नहीं लिए उतना दिन का आपको वर्किंग डे के हिसाब से पेमेंट कर देगा, वही होगा ना। अगर सपोज आपको ऑप्शन दिया गया कि 30 डेज में आप 5 दिन छुट्टी ले सकते हैं, आप बोले कि नहीं मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, तो ठीक है, आप अगर 5 दिन जो आपको छुट्टी मिल रहा है उस दिन आप अगर आएंगे उसका रुपया ले लीजिए, या तो आप छुट्टी ले लीजिए या तो आप रुपया ले लीजिए। तो बहुत बार क्या होता है, उसी समय रुपया मिल जाता है, जब वो काम कर रहा है उसी समय उसको रुपया देते, ठीक है तुम इस महीना छुट्टी नहीं लियो तुम एक्स्ट्रा इतना ले लो, इस महीना तुम्हारा 2 छुट्टी बच गया, सब महीने में कैलकुलेट करके एक दिन का देगा। हाँ, मतलब जितना भी दिन वो मतलब छुट्टी नहीं लिया, 5 छुट्टी अलाउ था, लिया 3, 2 दिन का उसको मिलेगा। तो अगर जब वो वहाँ पर काम कर रहा है उसी समय उसको मिल रहा है तो क्या होगा, टैक्सेबल, ठीक है। अगर वो काम कर रहा है उसी समय मिल गया उसको, टैक्सेबल होगा। अब सपोज जब वो छोड़ रहा है उस समय उसको मिल रहा है, उस समय कितना मिल रहा है, पुराना जितना भी छुट्टी नहीं लिया था सब कैलकुलेट करके टोटल करके वो जो मिल रहा है। एम्प्लॉयज आर जनरली अलाउड लीव्स ड्यूरिंग देयर सर्विस, लीव देते हैं हम लोग एम्प्लॉय को, बट इन केस अगर वो लीव नहीं देता है तो दे कैन आइदर लैप्स, मतलब छुट्टी अगर नहीं लिया तो आपका नुकसान, आपको तो हम लोग दिए थे छुट्टी, आप नहीं लिए आपका नुकसान, कुछ उसमें देंगे नहीं लैप्स, उसको कुछ मिला नहीं। सेकंड केस में क्या होगा, एक्यूमुलेटेड फॉर फ्यूचर यूज, जो बोले ना कि नेक्स्ट महीना उसको ले सकता है, इस साल का 20 था, नेक्स्ट पिछले साल का 5, इस साल का 20 मिला के 25 छुट्टी ले सकता है, कुछ रुपया डिडक्ट नहीं होगा उससे, सैलरी भी डिडक्ट नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन क्या है, उसको या तो इन कैश करवा लिया एनुअली,
ईयर एंड में बोला कि मेरा 4 छुट्टी बाकी था, मैं लिया नहीं, उसका रुपया दे दीजिए, इनकैश करा दिया, उसके उसमें क्या होगा, पूरा टैक्स लगेगा। या फिर जब वो टर्मिनेट, जब वो छोड़ दिया बिजनेस में, रिटायरमेंट ले लिया, उस समय वो पूरा रुपया लेगा, पूरा पिछला जितना भी था सबको कैलकुलेट करके। कौन सा अमाउंट ज़्यादा बड़ा होगा? एनुअली लेगा तो छोटा अमाउंट होगा ना, बट सपोज कोई 10 साल तक काम किया, डेली ऑफिस में दिन भर जाके बैठ रहा है, तो उसके इसमें बड़ा अमाउंट हो जाएगा ना, उसको लिविंग कैश बोलते हैं। पहले क्या करेंगे, लिविंग कैश में जितना भी मिला उसको इनकम में ऐड कर देंगे, ठीक है। जितना भी इनकम है सबको वैसे ही करेंगे, जो भी मिला है हम लोग को इनकम है उसको ऐड कर देंगे, फिर उसमें एग्जेम्पशन देना है कि नहीं देना है वो इसलिए, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो कितना, फुली, हर जगह वही है। गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉय है फुली एग्जाम, ठीक है। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ये चारों में whichever is least, ठीक है। इसमें भी नॉर्मली 25 लाख के उतना किसी का होता नहीं है, ठीक है। वो सैलरी कितना या जितना भी होगा उसका 25 लाख उतना देर थोड़ी वो ऑफिस छोड़ के घर में बैठा होगा, उतना ही घर पे बैठे उसको जॉब से निकाल देगा, फिर इतना 25 लाख में सब नहीं होता। इसमें भी नॉर्मली वही बेस सैलरी एक्चुअली रिसीव वाला जो होता है ना, नॉर्मल के जनरल वही रहता है सबसे लोएस्ट, ठीक है। एचआरए में नॉर्मली सबसे लोएस्ट वही रहता है, जो रहता है ना रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक, मैक्सिमम केस में वही रहता है, बट किसी किसी केस में हो सकता है कि रेंट पेड बहुत कम होगा, किसी किसी केस में रेंट पेड बहुत ज़्यादा है, तो उसमें हो सकता है 50% ऑफ बेसिक भी आ जाए, या किसी किसी में उसको एचआरए बहुत ज़्यादा मिल गया, बट इन जनरल वही रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक वही सबसे लोएस्ट है। ये वाले में भी वही लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव वाला जो वही लोएस्ट रहता है नॉर्मल, बट कभी कभी वो भी अदर भी हो सकता है। कोई सपोज ऑफिस गया है दिन का घर पे ही बैठा है, बॉस के साथ रिलेशन अच्छा, उसको जॉब से निकाला नहीं, दिन भर ऑफिस में बैठा है, घर पे उसका मन नहीं लगता है, दिन भर जाके ऑफिस में बैठा है, संडे को भी ऑफिस में बैठा है, एक भी छुट्टी नहीं है, उसके लिए क्या हो सकता है कि 25 लाख ज़्यादा हो सकता है ना। वही सेम चीज लिखा, अगर सपोज वो 2 जगह काम किया, उसमें एक ही साल में 2 जगह से मिला होगा, तो उस केस में भी 25 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता, वो पॉइंट उतना ज़्यादा रिलेवेंट है नहीं, क्योंकि अगर ड्यूरिंग द सर्विस है तो फुली टैक्सेबल है। यहाँ पे कुछ डाउट समझ में आया कि सब ऊपर से चला गया आगे? इसमें याद करने का क्या क्या है वो बता देता है। अब ये जो क्लास चल रहा है बस इसीलिए चल रहा है कि ये जो जुलाई में फाइलिंग होगा उसी को फोकस करके उसके लिए जो जो इम्पोर्टेंट है बस वही बता रहे हैं। ग्रेजुएटी वही अप्रिशिएशन के लिए तो उसको एक बड़ा अमाउंट देते हैं, पेंशन जो मिलते रहता है उसको एवरी मंथ, अगर मंथली मिलेगा तो फुली टैक्सेबल, एक ही बार में बड़ा अमाउंट मिलेगा तो एग्जाम्पल होगा। ग्रेजुएटी में गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो एग्जाम नहीं है तो फिर वही कैलकुलेट जो करते हैं ना 15 डेज वाला जो फॉर्मूला है। लीव इनकैशमेंट, छुट्टी लिया, छुट्टी नहीं किया, ऑफिस में काम किया, उसका रुपया मिला तो बोल रहे ना परकुसाइड, वो क्या होता है अगर सपोज कोई कंपनी में वो काम कर रहा है, उसको रुपए की जगह सपोज शेयर्स मिल गया या फिर उसको लोन मिला है एंड कंपनी में काम कर इसलिए 10% रेट है तो उसको 5% मिल गया, मतलब सैलरी की जगह कुछ उसको बेनिफिट मिल रहा है। कंपनी से सपोज उसको कार मिल गया, ठीक है, तो कंपनी से उसको रुपए की जगह कुछ भी मिला, शेयर्स मिला या कुछ भी लोन कंप्लीट में मिला, वो सब कहाँ जाएगा
प्रोविडेंट फंड वो तो आप लोग पढ़े होंगे 11 में सुनेंगे ना। पीएफ क्या होता है? एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय भी उस पर कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। ये आपका डिडक्शन में जाता है, पीएफ में जितना भी कंट्रीब्यूशन हुआ है ना एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया वो सब 80C के डिडक्शन हो जो बताया था ना कि डिडक्शन लेस होता है उसमें ये सब माइनस होगा। ये सब जो हम छोड़ देंगे वो सब एक बार रीडिंग मार लीजिएगा, ठीक है। जो हम बोले थे ना 1.5 लाख का 80C में डिडक्शन होता है, तो वो जब डिडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तब वो सब डिस्कस करेंगे। एम्प्लॉयर इसमें कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है? 12%, 12% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो फिर सैलरी की तरफ पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, उसमें एग्जम्पशन नहीं है। इंटरेस्ट एक्सीडिंग 9.5% टैक्सेबल। ये सब आप लोग अच्छे देखिए। ये तो पढ़े होंगे 12 अकाउंट्स में था ना अकाउंट्स में आपका ये जो भी है ये पूरी टैक्सेबल है, ठीक है। साइड जो भी है जितना भी ये पूरी टैक्सेबल है। आप लोग चारों क्या गप्पे मारने आते क्या? मन नहीं लग रहा तो गेट उधर 3 दिन से पूरा क्लास का कुछ डिस्टर्ब किए। मन नहीं लगता क्या पढ़ाई में? आपका तो मन लग रहा है, आप तो ठीक है, फिर आप दोनों के साथ संदर्भ में क्यों बिगड़ रहे? में काम आता है, खराब संगत में दूसरा भी आपको लेके डुबा दे, उसको बचाने जाएंगे उल्टा आपको डुबा दे। संगत अच्छे से सोच समझ के चुनना चाहिए। एग्जेम्प्टेड वाला क्या क्या है? हम बोले थे ना कि सारा टैक्सेबल है, तो कुछ उसमें से एग्जेम्प्टेड है। एग्जेम्प्टेड कौन सा है? टेलीफोन, वेदर फॉर ऑफिस यूज और पर्सनल यूज। अगर एम्प्लॉयर आपके बिहाफ में आपका मोबाइल बिल का एक्सपेंसेस दे रहा है, ठीक है, सपोज आप कोई फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, कंपनी से आपको मोबाइल मिला, आपको नंबर यूज़ कर रहे हैं, उसका पेमेंट कौन कर रहा है? आपकी जगह एम्प्लॉयर कर रहा है, कंपनी से पेमेंट हो रहा है। तो उस केस में अभी फ़ोन है तो आपको ऑफिस का तो कॉल आएगा, ये भी तो हो सकता है कि आपका पर्सनल कॉल भी है, उसको बाइफरकेट करना तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप कितना उसको पर्सनल यूज़ किए, कितना ऑफिशियल यूज़ किए, कॉल तो किसी का भी आ सकता है। वो सब केस में टेलीफोन बिल हो गया, या फिर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एम्प्लॉय और फैमिली मेंबर, लाइफ इंश्योरेंस नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस अगर कंपनी पे कर रहा है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रीमियम, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, वो सब आपका ये सब एग्जेम्प्टेड साइड है, ठीक है। सर पर्सनल बात की भी कंपनी देगा, कैसे आप बाइफरकेट करेंगे? हां डिवाइड तो पता नहीं चलेगा ना, अब आप पर्सनल यूज करेंगे, ऑफिशियल यूज क्या पता, टैक्स लगेगा, आप तो बोलेंगे ना नहीं मेरा पर्सनल कॉलिंग भी नहीं आएगा। हर समय आप वही बोलेंगे ना कि नहीं वाइफ का भी कॉल है, वो भी मेरा ऑफिशियल कॉल ही है। ठीक है, हेल्थ अगर सपोज हेल्थ क्लब, स्पोर्ट्स, सिमिलर फैसिलिटी कुछ भी आप यूज कर रहे हैं जो कि अगर सारे एम्प्लॉय को मिल रहा है, बहुत बार होता है ना बड़े बड़े कंपनीज रहते हैं वो लोग एक गेमिंग सेट या कुछ एक बना देते हैं कि रिफ्रेशमेंट क्लाइंट के लिए, क्लाइंट नहीं ये जो भी उनके एम्प्लॉय है एक गेमिंग का एरिया बना दिए कि हाँ चलो दिन भर काम कर रहे थोड़ा देर माइंड फ्रेश करने जाके वहाँ खेल सकते हैं, तो वैसा कुछ है। तब जब प्रोवाइडेड यूनिफॉर्मली टू ऑल एम्प्लॉयज, बिना किसी भेदभाव के सबको मिल रहा, उस केस में एग्जेम्प्टेड है।
बट अगर बना के कोई एक ही एम्प्लॉय को दिया गया है कि नहीं ये वाला फैसिलिटी सिर्फ आप ही यूज़ कर सकते हैं, आपके अलावा कोई दूसरा एम्प्लॉय यूज़ नहीं करेगा, उस केस में क्लियर है ना, उसी के लिए बना हुआ है, उसको डायरेक्ट मिल रहा है। बट इस केस में क्या है, कंपनी में जो भी काम कर रहा है सबका हक है उसके ऊपर, तो टैक्स उसको देना पड़ेगा। नहीं वो तो कंपनी का है, प्रॉपर्टी कंपनी का राइट है, बट अगर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए बनाया हुआ है, किसी को दिया हुआ है उसका राइट्स, उस केस में टैक्सेबल है। ठीक है, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनिटरी सोसाइटी सिस्टम। ठीक है, अब अगर सपोज नॉन मॉनिटरी सोसाइटी, जैसे कि आपको ये जब बोले सिर्फ सपोज उसी के लिए कुछ एक बनाया हुआ, कोई एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए एक चीज बना हुआ, टैक्सेबल होगा, बट टैक्स उसका ये पे कर दिया होगा, कौन पे किया, एम्प्लॉय। टैक्स किसको पे करना, एम्प्लॉय को, अर्निंग है किसका, एम्प्लॉय का, टैक्स पे करेगा कौन, एम्प्लॉय। बट उसके बिहाफ में अगर एम्प्लॉय टैक्स पे कर दिया किसमें, नॉन मॉनिटरी सोसाइटी। ठीक है, जैसे उसको शेयर्स मिला, कंपनी से उसको शेयर्स मिला, शेयर्स के ऊपर टैक्स कौन पे करेगा, एम्प्लॉय। बट अगर एम्प्लॉयर पे कर दिया तो जो टैक्स अमाउंट पे किया, नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, टैक्स भी अगर मेरे बिहाफ पे कर इनकम में ऐड करेंगे ना, बट इस केस में टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनिटरी सोसाइटी इज एग्जाम्पल। ठीक है, अगर सपोज मेरा अर्निंग हुआ, हम कुछ इनकम कर रहे हैं, टैक्स कौन देंगे, हम। एम्प्लॉयर मेरे को कुछ रुपया दिया, उसके ऊपर टैक्स कौन देंगे, आपके देगा। अगर मेरे बिहाफ में एम्प्लॉयर अगर टैक्स दे दिया तो वो भी तो इनकम में ऐड होगा ना, मेरे बिहाफ में वो टैक्स दिया, मेरे को रुपया देना था बट मेरे बिहाफ में वो रुपया दे रहा है, तो उसको टैक्स देंगे ना, वो मेरा इनकम है ना, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। बट अगर नॉन फ्रीक्वेंट है उस केस में अगर टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर है तो एग्जाम्पल। ठीक है, नॉन मॉनिटरी फ्रीक्वेंट ये टैक्सेबल रहेगा, बट जो टैक्स पेड है, दो चीजें ना यहाँ, दो पार्ट है, एक है इनकम पार्ट, एक है टैक्स पार्ट। इनकम ऐड होगा, टैक्सेबल होगा, बट उसके ऊपर जो टैक्स अगर है, मेरे को जो देना था वो अगर वो दे दिया तो फिर एग्जाम्पल। ये भी उतना ज़्यादा काम के नहीं आएगा। रेंट फ्री एकोमोडेशन, अगर सपोज कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए दे रहा है, उससे रुपया नहीं ले रहा, उसको बोलते हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन। उसका रेंट फ्री है, उसको फ्री में एकोमोडेशन मिल रहा है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो टैक्सेबल एज पर लाइसेंस टू डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। इसमें भी अदर एम्प्लॉय तो दो पार्ट है, एक क्या होगा, हाउस ओन बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का घर है, उसका खुद का घर है, उसको रहने के लिए फ्री में देगा। या फिर दूसरा क्या, हाउस हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर उसको रेंट पे लिया, रेंट पे लेके हम लोग को दे रहा है, उसमें कितना टैक्सेबल होगा, जितना वो रेंट दिया उतना ही ना। लोअर ऑफ फॉलोइंग 15% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर। हायर चार्जेस मतलब जो भी रेंट एम्प्लॉयर पे किया वो, या फिर 15% ऑफ सैलरी, दोनों में जो भी है वो टैक्सेबल रहेगा। ठीक है, अभी सपोज घर के साथ साथ फर्नीचर भी यूज करने दे रहे हैं। ठीक है, ये सब कितना जरूरत पड़ेगा, फर्नीचर अगर वो हायर किया, कहीं से रेंट पे ला के दिया तो कितना होगा, वही कितना रेंट देगा। अगर उसका खुद का है तो डिप्रिसिएशन कितना करते हैं, अकाउंट्स पढ़े ना, फर्नीचर में कितना डिप्रिसिएशन, आप लोग अभी 2 दिन थे ना, कॉमर्स 11th पढ़े ना, कितना है डिप्रिसिएशन, 10%। आंसर यहाँ सामने लिखा है। अच्छा, अभी बहुत बार क्या होता है कि जो कंपनी नया एम्प्लॉय हायर करता है, सपोज कोई एक नया एम्प्लॉय हायर किया यहाँ का, अगर सपोज यहाँ भुवनेश्वर से आपको हायर कर लिया, हायरिंग आपको कहाँ है, वर्क प्लेस है सपोज हैदराबाद, यहाँ से आप हैदराबाद जाएंगे, हैदराबाद में तो किसी को जानते नहीं है, उस केस में अगर कंपनी आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है तो फॉर द फर्स्ट 90 days आर एफ विद लोअर वेजेस टैक्सेबल। ठीक है, if an employee is providing accommodation on account of his transfer,
या फिर सपोज आप भुवनेश्वर में काम कर रहे हो, कंपनी का हैदराबाद में ब्रांच खोल रहे हो, ये ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग ब्रांच है, आपका ट्रांसफर भुवनेश्वर से हैदराबाद हो गया, उस केस में फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट द न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग, उस केस में सपोज आप ये वाला भी प्रॉपर्टी रखे, सपोज आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, भुवनेश्वर में आपको घर मिला कंपनी की तरफ से, अभी आपका ट्रांसफर हो गया हैदराबाद में, हैदराबाद में भी आपको कंपनी घर प्रोवाइड कर रहा है, बट आप ये वाला घर भी नहीं छोड़े, आप भुवनेश्वर वाला प्रॉपर्टी भी नहीं छोड़े, वहाँ पे भी रह रहे, आपका रह रहे सामान रखा हुआ है, यहाँ से हैदराबाद शिफ्ट हुए, हैदराबाद में भी आपका सामान रखा हुआ है, वहाँ पर भी आप शिफ्ट हो गए, तो आप दोनों एकोमोडेशन यूज करें, वो वाले केस में आपका फर्स्ट 90 डेज में दोनों में से जिसका भी लोअर वैल्यू है वो टैक्सेबल रहेगा, एंड 90 डेज के बाद अगर आप दोनों यूज कर रहे तो दोनों टैक्स देना होगा। RFA फॉर बोथ केसेस। अगर होटल में दे रहा है, अगर सपोज कंपनी का वहाँ कुछ है नहीं, होटल में दे रहा है, उस केस में 24% ऑफ सैलरी या फिर एक्चुअल रेट, ठीक है। अगर आप जस्ट ट्रांसफर हुए वहाँ पहला 15 दिन के लिए दे रहा है तो फिर इनकम ऐड नहीं होगा। होटल इज प्रोवाइडेड टू ट्रांसफर एम्प्लॉय फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आपको कोई नया जगह में भेजा गया, कम से कम कुछ दिन टाइम आपको मिलना चाहिए ना सेटल होने या खुद का अपना अरेंजमेंट करने, जब तक आप खुद का अरेंज करें तब तक हमने आपको 15 दिन दिया है, 15 दिन तक आप मेरा प्रॉपर्टी या मैं होटल लेके दे देता हूँ, आप उसको यूज़ कीजिए, जब आप 15 दिन के अंदर होम लेंगे शिफ्ट हो जाइए। उस केस में आप ऑफिस के काम से बाहर गए, वहाँ पर होता है ना कंपनी कोई मीटिंग के लिए कहीं बाहर भेज दिया, कंपनी देगा, तो उस केस में कंपनी अगर होटल वो सब का दे रहा है थोड़ी आपका इनकम, तो आप ऑफिस के काम से गए, ऑफिस के काम से होटल में गए, उस केस में इसमें ऐड नहीं होगा। ये सब पूरा कॉमन सेंस वाला चीज़ है। अभी डोमेस्टिक पे अगर सपोज कंपनी आपको घर पे गैस पानी बिजली वो सब खर्चा कंपनी दे रहा है, उस केस में क्या होगा, टैक्स जो एक्चुअल पेमेंट किया है, और कंपनी जो भी आपके बिहार में कंपनी क्या कर रहा है, गैस पानी बिजली वो सब खर्चा कंपनी दे रहा है, तो फिर आपका सैलरी का एक पार्ट है ना, उसके ऊपर पूरा टैक्स लगेगा, कुछ एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। बट अगर आप कुछ ऑफिस के टूर पे गए, कुछ मीटिंग, हाँ, बट अगर सपोज कुछ आप ऑफिस के टूर पे कुछ मीटिंग वो सब के लिए गए, उस केस में कंपनी अगर पानी वो सब पर खर्चा दे रहा है तो आपका नहीं लगना चाहिए ना उसको टैक्स, कंपनी देगा, तो कंपनी मीटिंग में भेज रहा है, वही देना चाहिए। बट अगर यहाँ पर भुवनेश्वर में दे रहा है, भुवनेश्वर में रहते वहाँ दे रहा है, तो उस केस में ऐड होगा नहीं होगा, भुवनेश्वर में अगर ये फर्स्ट वाला कंपनी आपके बिहार में गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी वो सब दे रहा है, होगा। अभी कंपनी सपोज आपको कंप्यूटर लैपटॉप दिया ऑफिस के काम से, उसमें आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, इस केस में कंपनी देगा, ऑफिस के काम कर रहे हैं, ऑफिस कंपनी देगा, उसमें टैक्स नहीं लगेगा, पर्सनल काम कर रहे हैं उसमें से चलेगा, टैक्स लगेगा। तो देखिए कौन सा काम करता है। कंप्यूटर लैपटॉप में डील है, बट अगर अदर मूवेबल एसेट जैसे कि गाड़ी ले लिया, कुछ भी अदर मूवेबल एसेट में कुछ भी अगर कंपनी दे रहा है, कंपनी का अगर खुद का है, अगर उसका ओनरशिप कंपनी के पास है, जो भी आप यूज किए उसका 10% ऑफ कॉस्ट उसका माना जाएगा, ठीक है। और अगर सपोज वो हायर करके दे रहा है, ठीक है, कहीं से गाड़ी रेंट पे लेके आया, आपको दे दिया, रेंट वो पे कर रहा है कंपनी, आप उसका पर्सनल काम कर रहे हो, गाड़ी का अलग से कैलकुलेट होता है, उसका अलग से मोटर का। ये वो कंपनी के लिए, कंपनी का कितना डिप्रिसिएशन जाएगा, ये सब भी काम करते हैं। ठीक है, मोटर का पूरा ऑफिस का यूज करें तो 0, अगर कंपनी आपको गाड़ी दी है उसमें आप सिर्फ घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, कहीं मीटिंग में जा रहे हो, कहीं वैसा कुछ जा रहे हो, उस केस में फ्री। बट अगर सिर्फ पर्सनल यूज कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी की तरफ से नहीं, आप अपना शॉपिंग में जा रहे हैं, वाइफ को घुमाने लेके जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, इस केस में क्या होगा,
10% ऑफ कॉस्ट, या फिर अगर हायर मिल गया तो पता चलेगा ना, एम्प्लॉय को तो मालूम नहीं होगा किस काम के लिए है। ड्राइवर बता देगा। ड्राइवर का अगर कुछ सैलरी दे रहा है, पर्सनल यूज है, ड्राइवर का सैलरी किसको देना चाहिए? खुद का काम अगर वो कर रहा है, खुद घूम रहा है, ड्राइवर को कंपनी दी है, ड्राइवर का सैलरी किसको देना चाहिए? उसको देना चाहिए ना। कंपनी पे कर रहा है तो उसका सैलरी ऐड कर देंगे, ठीक है। रनिंग मेंटेनेंस कॉस्ट, घूम रहा है, पेट्रोल कौन डलवाएगा? वही डलवाएगा। कंपनी के पेट्रोल से घूम रहा है तो टैक्सेबल होगा ना, इनकम ऐड करेंगे, ठीक है। कभी रिपेयर वो सब हुआ, घूम रहा था पर्सनल यूज में, गाड़ी पंचर कर दी, रिपेयरिंग कॉस्ट कौन देगा? कंपनी है। अगर कंपनी दे दिया तो उसके इनकम ऐड होगा ना, उसको देना चाहिए ना। वो अपना पर्सनल काम से घूम रहा है, बाइक को घुमा रहा है। गवर्नमेंट जॉब में जो गाड़ी खड़ी देते हैं वो लोग क्या करते हैं? तो अगर ऑफिशियल यूज है, फुली ऑफिशियल यूज, हाँ। तो नहीं लेना। अगर ऑफिस के काम से गया, पंचर हो गया, तो ऑफिसर घर में पंचर ठीक कराएगा ना, वो भी बोलेगा। वो गाड़ी में छोड़ के चला गया। ये चीज याद कर सकते हो, इसमें बनाना है। अगर सपोज अपना पर्सनल घूमने के काम में भी लगा रहा है, ऑफिस का काम भी उसी से कर रहा है, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि नहीं ये गाड़ी अलग है, मैं इसे पर्सनल यूज करूंगा, ये वाला गाड़ी से मैं ऑफिस में जाऊंगा। एक ही गाड़ी अगर वैसा केस है, उस केस में उसका इंजन कैपेसिटी हम लोग देखते हैं, गाड़ी का जो इंजन कैपेसिटी है। इस वैसे थ्योरी के लिए बता रहे हैं, प्रैक्टिकल उतना ज़्यादा काम नहीं है। तो अगर रनिंग एंड मेंटेनेंस कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर। इंजन कैपेसिटी 1600 है या उससे कम है, उस केस में 1800 पर मंथ किसका हम जोड़ेंगे? गाड़ी का वैल्यू, ठीक है। 900 रुपये हम ड्राइवर का जोड़ेंगे पर मंथ। इंजन कैपेसिटी 1600 से ज़्यादा है, ठीक है। 1600 से ज़्यादा मतलब थोड़ा कॉस्टली कार होगा, 2400 पर मंथ, ड्राइवर पर 900। ड्राइवर का जब वही सेम, गाड़ी जो भी हो, ड्राइवर को तो उसको चलाना है, कोई भी गाड़ी नहीं है, मेहनत उसको इतना करनी है। अगर खर्चा कौन दे रहा है? एम्प्लॉय। इस केस में गाड़ी 1600 सीसी से कम है तो 600, 1600 सीसी से ज़्यादा है तो 900। एम्प्लॉय दे रहा है तो ये कम होना चाहिए ना, एम्प्लॉयर दे रहा है तो ये ज़्यादा होना चाहिए, वही 600, 900, 1800, 1200। इसे इतना याद नहीं भी करेंगे चलिए अभी के लिए। अगर सपोज एम्प्लॉयर का जैसे टाटा कंपनी है, टाटा का हॉस्पिटल भी है ना, टाटा का हॉस्पिटल है जमशेदपुर में, KTMH। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर, जैसे टाटा कंपनी है, उसका एक हॉस्पिटल भी है। हॉस्पिटल अगर टाटा कंपनी का कोई एम्प्लॉय है, टाटा कंपनी में काम कर रहा है, उसका एम्प्लॉय भी, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट कहाँ मिला? ना हॉस्पिटल मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल भी है, वहाँ पे उसको मेडिकल ट्रीटमेंट मिला, तो इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ टैक्सेबल एक्सरसाइज। फैमिली मेंबर भी जा सकते हैं। यहाँ पर फैमिली मेंबर्स, ठीक है। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, it is not considered as a suicide if the treatment is provided in a hospital maintained by government or local authority. अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करवाया या फिर हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर एम्प्लॉय मेडिकल ट्रीटमेंट, वैसा हॉस्पिटल जो कि अप्रूव किया गया कि आप एम्प्लॉय का यहाँ ट्रीटमेंट करवाइए, ठीक है। वो सब केस में इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ suicide। या फिर थर्ड पॉइंट है कुछ ऐसा डिजीज जो कि चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बोला कि अगर ऐसा डिजीज कुछ हो गया एम्प्लॉय को, उसका ट्रीटमेंट करवा रहा है, उसके लिए अगर रुपया ये दे रहे हैं प्रीमियम लिए, उस केस में नहीं दे रहे, मतलब उस केस में इनकम ऐड नहीं। या फिर कोई हेल्थ
प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर एम्प्लॉयज इंश्योरेंस। वहाँ पढ़े थे ना, लिखा था ना, नॉट फॉर लाइफ इंश्योरेंस बट फॉर मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। अब अगर सपोज ट्रीटमेंट लिया इंडिया के अंदर, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल एम्प्लॉयर दोनों में खुद एक एग्जाम, इंडिया के बाहर लिया तो उसका एक लिमिट दिया गया, उस लिमिट का एग्जाम है, और बेनिफिट ऑफ ट्रैवल फुली एग्जाम इफ ग्रॉस टोटल इनकम इज अप टू 2 लाख, ठीक है, नहीं तो फिर फुली टैक्स। ये सब भी इतना ज़्यादा काम नहीं है, इसलिए मैं सबको ऐसे फटाफट। मेन आपको क्या क्या याद रखना है, एलटीए, ठीक है, एलटीए के अलावा एचआरए, ये दो तो बहुत ज़रूरी है। इन सब के अलावा ग्रेजुएटी में बस सिंपल याद रखना है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुली एग्जाम और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो उस केस में अगर ग्रेजुएटी ड्यूरिंग द सर्विस मिला है तो टैक्सेबल, सर्विस होने के बाद मिला है तो एग्जाम। पेंशन का भी वही है, एनुअल पेंशन एवरी ईयर उसको पेंशन मिल रहा है, उस केस में सैलरी में इंक्लूड करके फुली टैक्सेबल, बट एक बड़ा अमाउंट अगर मिल रहा है तो एग्जाम। तो इतना याद करना, और एचआरए का फॉर्मूला याद करना जरूरी है। वो जो रिलीफ था ना, जो एग्जेम्प्टेड बोल रहे थे, मुझे कब बोले था ना कि सैलरी इन एडवांस की 2 साल पहले का सैलरी था अभी मिल रहा है, उसके वाले कैलकुलेशन होगा, उसके उसको एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है, जो उसको रिलीफ मिलेगा ना, वो रिलीफ क्लेम करने के लिए फॉर्म ये वाला जो है 10E फॉर्म 10E उसको भरना है। ये सब भी उतना रेगुलर काम नहीं आएगा, बहुत कम एम्प्लॉय होंगे ना जिनको पुराना अभी मिल रहा होगा, वैसा केस, सब स्पेशल केस। जो बहुत ज़्यादा यूज आएगा वही सब हम बता रहे हैं। जैसे स्पेशल केस है, 100 फाइल मिला, 100 फाइल में 10 केस ऐसा रहेगा, 10 केस मिले 2 या 3 केस वैसा रहेगा, इसलिए ये सब कुछ हो। अभी यहाँ तक कुछ डाउट नहीं यहाँ तक? आज मेरा समझ में आ गया, एचआरए करती है, अभी एचआरए कैलकुलेट हो जाएगा बिना फॉर्मूला याद किए। बेसिक कितना? बेसिक क्या? कितना? 50%, ठीक है। अगर नॉन मेट्रोसिटी है तो 40, जो 50 था ना, 50 के जगह 40।